आज हम एक ऐसे विषय की तह तक जा रहे हैं जो सतह पर जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा गहरा और सच कहूं तो खतरनाक है। प्लास्टिक प्रदूषण। हम्म। और हम सिर्फ वो समुद्र तटों पर बिखरे कचरे की बात नहीं कर रहे, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक वैश्विक संकट बन चुका है। मतलब हमारे सिस्टम में, हमारे पर्यावरण में और यहां तक कि हमारे शरीर में भी घुसपैठ कर चुका है। सही। हमारे सामने एक विस्तृत वैज्ञानिक मूल्यांकन रिपोर्ट है, प्लास्टिक का वैश्विक संकट, एक पर्यावरणीय आकलन। जी। ये रिपोर्ट प्लास्टिक के बड़े टुकड़ों से लेकर उन अदृश्य कणों तक के असर का विश्लेषण करती है जिन्हें हम देख भी नहीं सकते। हाँ, नैनो पार्टिकल्स तक। तो आज चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये प्लास्टिक संकट असल में कितना बड़ा है, कैसे ये हर जगह फैल गया है और ये हमारे ग्रह, जीवन और हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या मायने रखता है। चलो इसे परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल। और ये रिपोर्ट मतलब एक बहुत ही गंभीर तस्वीर पेश करती है। गंभीर? हाँ, इसका सार ये है कि प्लास्टिक प्रदूषण ने दुनिया के लगभग हर पारिस्थितिकी तंत्र को इस हद तक दूषित कर दिया है कि शायद अब इसे पूरी तरह ठीक करना मुमकिन नहीं। मुमकिन नहीं मतलब? ये एक तरह से अपरिवर्तनीय संदूषण है, इरिवर्सिबल। अरे बाप रे। और चिंता की बात यह है कि ये प्लास्टिक अब हमारे शरीर के अंदर भी पाया जा रहा है। हमारे अंदर भी? हाँ, समस्या की जड़ प्लास्टिक के उस गुण में है जिसे हम कभी उसकी खूबी मानते थे, उसका टिकाऊपन, ड्यूरेबिलिटी। हाँ, कि वो टूटता नहीं जल्दी। हाँ, वो आसानी से खत्म नहीं होता, मतलब प्राकृतिक रूप से सड़ता या गलता नहीं है, बायोडिग्रेड नहीं होता। बल्कि होता क्या है कि वो लगातार छोटे और छोटे कणों में टूटता जाता है। अच्छा। पहले माइक्रोप्लास्टिक और फिर नैनोप्लास्टिक। नैनोप्लास्टिक मतलब इतने छोटे कण के दिखते भी नहीं? हाँ, बिल्कुल नैनोमीटर के आकार के। और इस टूटने की प्रक्रिया में होता क्या है कि प्लास्टिक की जैव उपलब्धता, बायो अवेलेबिलिटी। हाँ, बायो अवेलेबिलिटी, मतलब जीवों के शरीर में घुसने और असर करने की क्षमता और उसकी रासायनिक प्रतिक्रियाशीलता, केमिकल रिएक्टिविटी, वो कई गुना बढ़ जाती है। कई गुना? हाँ, तो जो प्लास्टिक हमें पहले एक निष्क्रिय सा टुकड़ा लगता था, वो छोटे स्तर पर जाकर एक ज्यादा सक्रिय और खतरनाक चीज बन जाता है। ये एक तरह का अदृश्य जहरीला संकट है जो धीरे धीरे फैल रहा है। ये वाकई चौंकाने वाला है। मतलब असली कहानी तो तब शुरू होती है जब ये प्लास्टिक हमारी नजरों से ओझल हो जाता है। सही कहा। तो ये रिपोर्ट इन अलग अलग आकार के प्लास्टिक के बारे में क्या बताती है? कुछ कैटेगरीज होंगे? हाँ, रिपोर्ट इन्हें समझने के लिए कुछ श्रेणियों में बांटती है। सबसे बड़े हैं मैक्रोप्लास्टिक। मैक्रो मतलब बड़ा? हाँ, 100 सेंटीमीटर से बड़े। सोचिए मछली पकड़ने के विशाल जाल या समुद्र में छोड़ दिए गए पुराने जहाज। अच्छा। फिर आते हैं मेसोप्लास्टिक। ये 1 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक के होते हैं। जैसे हमारी रोज की बोतलें, थैलियां। बिल्कुल, बोतलें, बैग, कंटेनर, वो सब। इनसे छोटे होते हैं माइक्रोप्लास्टिक। माइक्रो? हाँ, 1 माइक्रोमीटर से 1 मिलीमीटर तक। ये टूटे हुए टुकड़े हो सकते हैं, कपड़ों से निकलने वाले रेशे या उद्योगों में इस्तेमाल होने वाले छोटे दाने, नर्डल्स जिन्हें कहते हैं। नर्डल्स? हाँ, प्लास्टिक पेलेट्स। और सबसे आखिर में सबसे छोटे और शायद सबसे ज्यादा चिंताजनक, नैनोप्लास्टिक। नैनो? 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर तक। ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें देखने के लिए मतलब बहुत शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ती है। और ये विभाजन क्यों जरूरी है? आपने कहा छोटे कण ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। हाँ, क्योंकि उनका व्यवहार बदल जाता है और उनके शरीर में प्रवेश करने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन यहीं पर एक और बड़ी चुनौती सामने आती है जिसका जिक्र रिपोर्ट करती है। वो ये कि माइक्रोप्लास्टिक या नैनोप्लास्टिक की कोई एक सर्वमान्य, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड और कानूनी तौर पर बाध्यकारी परिभाषा ही नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? परिभाषा ही नहीं है? नहीं, अलग अलग शोधकर्ता अलग अलग साइज रेंज का इस्तेमाल करते हैं। अब ये सुनने में छोटी बात लग सकती है, पर ये रिसर्च की तुलना करने और प्रभावी नियम बनाने में एक बहुत बड़ी बाधा है। सही बात है। इसे आप एक तरह की नियामक खामी कह सकते हैं, रेगुलेटरी गैप। जब हम ठीक से परिभाषित ही नहीं कर पा रहे कि हम किससे लड़ रहे हैं तो लड़ेंगे कैसे? ये तो एक बुनियादी समस्या है। अच्छा, तो ये छोटे कण पर्यावरण में आते कहाँ से हैं? क्या ये ऐसे ही छोटे बनाए जाते हैं? रिपोर्ट के अनुसार इनके पर्यावरण में आने के 2 मुख्य रास्ते हैं। पहला है प्राथमिक कण, प्राइमरी पार्टिकल्स। प्राइमरी? हाँ, ये वो है जिन्हें जानबूझकर छोटा बनाया जाता है, जैसे कुछ कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल होने वाले माइक्रोबीड्स। हालांकि अब इन पर कई जगह पाबंदी लग रही है। हाँ, सुना है। या फिर
प्लास्टिक उत्पाद बनाने के लिए फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल के दाने, जिन्हें नर्डल्स कहते हैं। अच्छा, वो छोटे छोटे दाने। हाँ, ये भी प्रदूषण फैलाते हैं, लेकिन कुल मात्रा का ये छोटा हिस्सा है। तो बड़ा हिस्सा कहाँ से आता है? दूसरा और कई ज्यादा बड़ा स्रोत है द्वितीयक कण, सेकेंडरी पार्टिकल्स। सेकेंडरी मतलब? ये तब बनते हैं जब हमारे फेंके हुए बड़े प्लास्टिक के सामान, बोतलें, डिब्बे, थैलियां, मछली पकड़ने के जाल, सिंथेटिक कपड़े, गाड़ियों के टायर। टायर भी? हाँ, टायर के घिसने से भी माइक्रोप्लास्टिक निकलते हैं। तो ये सब चीजें जब पर्यावरण में धूप, हवा, पानी की लहरों और सूक्ष्म जीवों के असर से धीरे धीरे टूटते और घिसते जाते हैं। अच्छा, मतलब नेचुरली टूटते हैं। हाँ, लेकिन ये प्रक्रिया सालों, दशकों, यहाँ तक कि सदियों तक चल सकती है। पर्यावरण में जो अरबों खरबों माइक्रो और नानो प्लास्टिक कण तैर रहे हैं, उनमें से ज्यादातर इसी तरह बने हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि आज हम जो प्लास्टिक की बोतल फेंक रहे हैं, वो आने वाले कई सालों तक लगातार छोटे छोटे खतरनाक कण पैदा करने वाली एक फैक्ट्री की तरह काम करती रहेगी। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक डरावनी सच्चाई है। हमारे ग्रह पर जो प्लास्टिक पहले से मौजूद है, वो एक टिक टिक करते टाइम बॉम्ब जैसा है। बाप रे। वो लगातार चुपचाप इन नैनो कणों को हमारे पर्यावरण में छोड़ता रहेगा, भले ही हम आज से सारा नया प्लास्टिक बनाना बंद कर दें। ये विरासत हम आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ रहे हैं। और जब प्लास्टिक इतना छोटा, मतलब नैनो स्केल तक टूट जाता है, तो क्या सिर्फ उसका आकार बदलता है या कुछ और भी होता है? रिपोर्ट कहती है कि उसके गुण बदल जाते हैं। हाँ, और यही सबसे चिंताजनक बात है। ये सिर्फ भौतिक रूप से छोटा नहीं होता, इसकी रासायनिक प्रकृति भी बदल जाती है। रासायनिक प्रकृति? हाँ, बड़े प्लास्टिक के टुकड़े ज्यादातर निष्क्रिय होते हैं, इनर्ट। लेकिन नैनो स्केल पर पहुंचकर ये कण प्रतिक्रियाशील कोलॉइड की तरह व्यवहार करने लगते हैं, रिएक्टिव कोलॉइड्स। प्रतिक्रियाशील कोलॉइड, ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द है। इसका मतलब क्या हुआ आसान भाषा में? आसान भाषा में समझिए, जैसे जैसे कोई चीज छोटी होती जाती है, उसके वजन या आयतन की तुलना में उसकी सतह का क्षेत्रफल, सरफेस एरिया, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। हाँ, कल्पना कीजिए एक बड़े प्लास्टिक के क्यूब को आप अरबों नन्हे क्यूब्स में तोड़ दे, तो उन सभी नन्हे क्यूब्स की कुल सतह का क्षेत्रफल उस एक बड़े क्यूब की सतह से कहीं ज्यादा होगा। हाँ, समझ गया। नैनो प्लास्टिक के साथ भी यही होता है। इस बड़े हुए सतह क्षेत्र के कारण उनकी रासायनिक प्रतिक्रिया करने की क्षमता बढ़ जाती है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात, क्या? उनकी सतह पर आसपास के वातावरण से दूसरे रसायनों और प्रदूषकों जैसे कीटनाशक, भारी धातुएं या दूसरे औद्योगिक रसायन को सोखने या चिपकाने, एड्सॉर्ब करने की क्षमता नाटकीय रूप से बढ़ जाती है। चिपक जाते हैं उस पे। हाँ, तो ये नैनो प्लास्टिक कण निष्क्रिय कचरे के टुकड़े नहीं रह जाते, बल्कि पर्यावरण में घूमते हुए जहरीले पदार्थों को इकट्ठा करने वाले और उन्हें फैलाने वाले छोटे छोटे जहरीले स्पंज या चुंबक बन जाते हैं। बाप रे, मतलब ये खुद तो समस्या है ही, दूसरी खतरनाक चीजों को भी साथ लेकर चलते हैं। बिल्कुल। और इसी से जुड़ी कुछ और दिलचस्प प्रक्रियाएं रिपोर्ट में बताई गई हैं। जैसे एक है इको कोरोना। इको कोरोना? हाँ, जब कोई नैनो प्लास्टिक कण पानी में जाता है, तो फौरन उसके चारों तरफ पानी में घुले हुए कार्बनिक पदार्थ, आयन और दूसरे प्रदूषक चिपक कर एक परत बना लेते हैं। अच्छा, एक लेयर बन जाती है। हाँ, एक लेयर। ये परत उस कण के लिए एक तरह का खोल या आवरण बन जाती है, जो उसकी असली पहचान को ढक देती है और तय करती है कि वो पानी में कैसे व्यवहार करेगा, दूसरे कणों से कैसे जुड़ेगा और जीवों की कोशिकाओं के साथ कैसे संपर्क करेगा। दिलचस्प है। और एक शब्द था हेट्रो एग्रीगेशन, वो क्या है? हाँ, हेट्रो एग्रीगेशन, इसका मतलब है कि ये नैनो प्लास्टिक कण पानी में अकेले अकेले नहीं घूमते। अच्छा। वो अपने इको कोरोना की मदद से पर्यावरण में मौजूद दूसरे कणों जैसे मिट्टी के कण, शैवाल यानी एल्गी या बैक्टीरिया के साथ जुड़कर बड़े बड़े गुच्छे, एग्रीगेट्स बना लेते हैं। ग्रुप बना लेते हैं। हाँ, ग्रुप बना लेते हैं। और ये गुच्छे कैसे बनते हैं, ये तय करता है कि प्लास्टिक के कण पानी की सतह पर तैरते रहेंगे, धीरे धीरे नीचे तलछट में बैठ जाएंगे या पानी के बहाव के साथ दूर दूर तक यात्रा करेंगे। ये उनके फैलाव का तरीका तय करता है। समझ गया। और एक और शब्द था प्लास्टोस्फीयर, ये क्या चीज़ है? प्लास्टोस्फीयर, ये वो बिल्कुल नया सूक्ष्म पारिस्थितिकी तंत्र है, एक माइक्रो इकोसिस्टम जो प्लास्टिक के टुकड़ों की सतह पर बस जाता है।
प्लास्टिक की सतह पर? हाँ, प्लास्टिक की सतह शैवाल, फंगस, बैक्टीरिया और दूसरे सूक्ष्म जीवों के लिए एक नया घर या रहने की जगह बन जाती है। अच्छा। इसके दो बड़े खतरनाक प्रभाव हो सकते हैं। पहला, ये प्लास्टिक के टुकड़े इन सूक्ष्म जीवों को, जिनमें कुछ आक्रामक यानी बाहरी प्रजातियां, इन्वेसिव स्पीशीज भी हो सकती हैं, हाँ। उन्हें एक जगह से दूसरी जगह, यहाँ तक कि एक समुद्री बेसिन से दूसरे तक पहुंचाने का जरिया बन सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, और दूसरा, इस प्लास्टिस्फेयर में कुछ हानिकारक या रोगजनक बैक्टीरिया, जैसे हैजा फैलाने वाले विब्रियो प्रजाति के बैक्टीरिया, हैजा फैलाने वाले, हाँ, वो भी पनप सकते हैं और उन्हें शरण मिल सकती है। मतलब ये प्लास्टिक सिर्फ कचरा ही नहीं, बीमारियां फैलाने वाला माध्यम भी बन सकता है। हाँ, रिपोर्ट इसी खतरे की ओर इशारा करती है। प्लास्टिक के टुकड़े रोग फैलाने वाले कीटाणुओं के लिए एक तरह की सवारी का काम कर सकते हैं, उन्हें लंबी दूरियों तक ले जा सकते हैं और उनके जीवित रहने में मदद कर सकते हैं। इन सब बातों को सुन के लगता है कि इन नन्हे कणों का पता लगाना भी बहुत मुश्किल होता होगा। हाँ, बिल्कुल। अगर हम इन्हें ठीक से देख या माप ही नहीं सकते तो खतरे का सही अंदाजा कैसे लगाएं? रिपोर्ट बताती है कि माइक्रोप्लास्टिक और खासकर नैनो प्लास्टिक का पर्यावरण के नमूनों में, मतलब पानी, मिट्टी या जीवों की टिश्यूज में पता लगाना और उनकी मात्रा गिनना बेहद जटिल और महंगा काम है। महंगा भी है? हाँ, इसके लिए बहुत उन्नत और संवेदनशील लैब तकनीकों की जरूरत पड़ती है, जैसे खास तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपी और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। और जैसा मैंने पहले कहा, कोई एक मानक तरीका, स्टैंडर्डाइज्ड मेथड नहीं है जिसे सभी वैज्ञानिक इस्तेमाल करें। हाँ, ये तो बताया था आपने। इसका नतीजा ये होता है कि अलग-अलग स्टडीज के नतीजों की आपस में तुलना करना मुश्किल हो जाता है। हमें ये तो पता है कि ये कण मौजूद है, लेकिन पर्यावरण में, खासकर पानी और मिट्टी में, इनकी वास्तविक मात्रा कितनी है, इसका ठीक-ठीक अंदाजा लगाना अभी भी मुश्किल है। तो ये एक बड़ा गैप है हमारी जानकारी में। हाँ, ये सबसे चिंताजनक पहलू यानी नैनो प्लास्टिक पर हमारी समझ में एक बड़ा नॉलेज गैप यानी जानकारी की कमी है। तो कुल मिलाकर पर्यावरण पर इसका असर कितना व्यापक है, ये कहां-कहां तक फैल चुका है? रिपोर्ट के शब्द बहुत स्पष्ट है। प्लास्टिक प्रदूषण अब वैश्विक स्तर पर सर्वव्यापी हो चुका है, यूबिक्विटस। हर जगह? हाँ, हर जगह। ये आर्कटिक की बर्फ से लेकर पृथ्वी के सबसे गहरे समुद्री गर्त, जैसे मारियाना ट्रेंच तक पाया गया है। अब मारियाना ट्रेंच में भी? हाँ, ये किसी एक इलाके की समस्या नहीं है। ये समुद्री मीठे पानी यानी नदियां, झीलें और जमीनी यानी स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्रों पर एक प्रणालीगत हमला है, पूरे सिस्टम पर असर डाल रहा है। बाप रे। एक अनुमान के मुताबिक हर साल करीब 2 करोड़ मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरा हमारे पर्यावरण में दाखिल होता है। 2 करोड़ मीट्रिक टन हर साल? हाँ, हर साल। और इसका बड़ा हिस्सा आखिरकार समुद्रों में पहुंचता है। दिलचस्प बात यह है कि जो प्लास्टिक हमें समुद्र की सतह पर तैरता दिखता है, हाँ, वो कुल समुद्री प्लास्टिक का सिर्फ 1% है। सिर्फ 1%? बाकी कहाँ जाता है? लगभग 94% समुद्र की तलहटी में बैठ जाता है और बाकी 5% तटों पर जमा होता है। 94% नीचे बैठ जाता है, मतलब जो हमें दिखता है वो तो समस्या का बहुत छोटा सा हिस्सा है। बिल्कुल, वो तो बस टिप ऑफ द आइसबर्ग है, कह सकते हैं। समुद्र पर इसके क्या क्या असर हो रहे हैं? ये तो सबसे ज्यादा प्रभावित लगते हैं। हाँ, समुद्र पर असर सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं और सबसे ज्यादा अध्ययन भी वही हुए हैं। रिपोर्ट कई तरह के प्रभावों का जिक्र करती है। पहला है पर्यावास विनाश, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। घरों का उजड़ना? हाँ, एक तरह से। प्लास्टिक के बड़े टुकड़े, खासकर छोड़े गए मछली पकड़ने के जाल, जिन्हें भूत जाल या घोस्ट नेट्स कहते हैं। घोस्ट नेट्स? हाँ, और लावारिस जहाज या नावें, एडीवीज, ये समुद्र तल पर नाजुक आवासों जैसे कोरल रीफ यानी मूंगे की चट्टानों और समुद्री घास के मैदानों को कुचल देते हैं, ढक देते हैं या तोड़ देते हैं। ओह। ये भूत जाल तो दशकों तक मछलियों और दूसरे जीवों को फंसाते रहते हैं। लवारिस जहाज़ों से तेल, पेंट और दूसरा जहरीला मलबा भी रिसता है, जो समुद्री जीवन को नुकसान पहुंचाता है। और मैंग्रोव का क्या? हाँ, मैंग्रोव के जंगलों में प्लास्टिक फंसकर पानी के बहाव को रोकता है और पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंचाता है। और बेचारे समुद्री जीवों पर क्या बीतती है? उनके उलझने की खबरें तो आती रहती हैं। हाँ, उलझना, एंटेंगलमेंट, ये समुद्री जीवों, खासकर बड़े जीवों जैसे व्हेल, डॉल्फिन, सील, समुद्री कछुए और समुद्री पक्षियों के लिए चोट और मौत का एक बड़ा कारण है। कितना बड़ा कारण? रिपोर्ट के अनुसार हर साल लाखों समुद्री जीव
प्लास्टिक के मलबे, खासकर मछली पकड़ने के जालों, पैकिंग के पट्टों, प्लास्टिक की थैलियों और गुब्बारों की डोरियों में फंस जाते हैं। लाखों। हाँ, फंसने के बाद या तो वे डूब जाते हैं या उनका दम घुट जाता है या वे खाना नहीं खा पाते और भूखे मर जाते हैं। ओह नो। या फिर प्लास्टिक के कटने से उन्हें गहरे जख्म हो जाते हैं जिनसे इन्फेक्शन हो सकता है। और इसमें लुप्तप्राय प्रजातियां भी होंगी? बिल्कुल। अमेरिका में हुए एक अध्ययन का हवाला देते हुए रिपोर्ट बताती है कि जिन प्रजातियों के प्लास्टिक में फंसने या उसे निगलने के मामले दर्ज हुए, उनमें से 88% प्रजातियां या तो लुप्तप्राय थीं या खतरे में थीं। 88%? हाँ, ये दिखाता है कि प्लास्टिक प्रदूषण पहले से ही कमजोर प्रजातियों पर और ज्यादा दबाव डाल रहा है। ये तो भयानक है। और दूसरा बड़ा खतरा शायद प्लास्टिक को खाना है। हाँ, निगलना, इंजेशन। ये वन्यजीवों और प्लास्टिक के बीच होने वाला शायद सबसे आम संपर्क है। सबसे आम? हाँ, रिपोर्ट बताती है कि अब तक 1500 से ज्यादा समुद्री और जमीनी प्रजातियों द्वारा प्लास्टिक निगलने के प्रमाण मिल चुके हैं। 1500 प्रजातियां? हाँ, कई जानवर गलती से प्लास्टिक को अपना भोजन समझ लेते हैं। जैसे समुद्री कछुए प्लास्टिक की थैलियों को जेलीफिश समझकर खा लेते हैं। ओह हाँ, ये तो सुना है। समुद्री पक्षी पानी की सतह पर तैरते छोटे छोटे रंगीन प्लास्टिक के टुकड़ों को मछली के अंडे या छोटे समुद्री जीव समझ लेते हैं। प्लैंकटन खाने वाली व्हेल और मछलियां पानी के साथ बड़ी मात्रा में माइक्रोप्लास्टिक भी निगल जाती हैं। अनजाने में। हाँ, अनजाने में। और जब ये जानवर प्लास्टिक खा लेते हैं तो क्या होता है? मतलब पचता तो होगा नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं पचता। इसके नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। प्लास्टिक उनके पाचन तंत्र में अटक सकता है, ब्लॉक कर सकता है, जिससे भोजन आगे नहीं जा पाता और उनकी मौत हो सकती है। नुकीले टुकड़े उनके पेट या आंतों में घाव कर सकते हैं, जिससे अंदरूनी ब्लीडिंग या इन्फेक्शन हो सकता है। और पेट प्लास्टिक से भरा होने के कारण उन्हें पेट भरा होने का झूठा एहसास होता है। फॉल्स सेसिएशन कहते हैं इसे। मतलब उन्हें लगता है पेट भर गया। हाँ, जिससे वे असली खाना खाना बंद कर देते हैं और धीरे धीरे कुपोषण और भुखमरी का शिकार हो जाते हैं। ये तो बहुत दुखद है। बेहद चिंताजनक है। रिपोर्ट के अनुसार अध्ययनों में पाया गया है कि दुनिया के 90% समुद्री पक्षियों के पेट में प्लास्टिक मौजूद है। 90% समुद्री पक्षियों के? हाँ, 90%। और अनुमान है कि अगर हमने कुछ नहीं किया तो 2050 तक ये आंकड़ा 99% तक पहुंच सकता है। 99%? मतलब लगभग हर समुद्री पक्षी? हाँ, सोचिए, लगभग हर समुद्री पक्षी के पेट में प्लास्टिक। इसी तरह दुनिया की सभी 7 ज्ञात समुद्री कछुओं की प्रजातियों और लगभग 56% समुद्री स्तनपायी प्रजातियों द्वारा प्लास्टिक निगलने की पुष्टि हो चुकी है। सभी कछुओं की प्रजातियां? हाँ, ब्रिटेन में एक स्टडी में तो तट पर बहकर आए 100% समुद्री जानवरों के पेट में माइक्रोप्लास्टिक पाया गया। 100%? हाँ, ये दिखाता है कि समस्या कितनी व्यापक हो चुकी है। 90% समुद्री पक्षियों के पेट में प्लास्टिक, ये तो अविश्वसनीय लगता है। रिपोर्ट में एक नई बीमारी का भी जिक्र है जिसका नाम ही प्लास्टिक पर है, प्लास्टिसोसिस। ये क्या भला है? हाँ, ये एक हालिया और बेहद महत्वपूर्ण खोज है। वैज्ञानिकों ने कुछ समुद्री पक्षियों की प्रजातियों में प्लास्टिसोसिस नाम की एक नई बीमारी की पहचान की है। प्लास्टिसोसिस? हाँ, जो सीधे सीधे प्लास्टिक निगलने के कारण होती है। प्लास्टिक खाने से बीमारी? कैसे? होता यह है कि जब पक्षी लगातार नुकीले या कठोर प्लास्टिक के टुकड़े निगलते हैं तो उनके पाचन तंत्र, खासकर पेट के एक हिस्से प्रोवेंट्रिकुलस में लगातार जलन और सूजन बनी रहती है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। अच्छा। इस पुरानी सूजन के जवाब में वहां निशान ऊतक बनने लगता है, स्कार टिश्यू, जिसे फाइब्रोसिस कहते हैं। जैसे हमें चोट लगने पर निशान बन जाता है? हाँ, बिल्कुल वैसा ही। तो इस निशान ऊतक से क्या होता है? यह निशान ऊतक पाचन ग्रंथि को नुकसान पहुंचाता है, जिससे पाचन एंजाइम ठीक से नहीं बन पाते और भोजन पचाने और पोषक तत्वों को सोखने की क्षमता कम हो जाती है। ओह, तो वो कमजोर हो जाते होंगे। हाँ, इससे पक्षी कमजोर हो जाते हैं, उनका विकास रुक जाता है और वे दूसरी बीमारियों और परजीवियों के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। ये खोज तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण लगती है। हाँ, ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पहली बार दिखाती है कि प्लास्टिक सिर्फ एक भौतिक रुकावट या चोट पहुंचाने वाली चीज नहीं है, बल्कि ये शरीर के अंदर जाकर एक सक्रिय रोगजनक एजेंट की तरह काम कर सकता है और एक विशिष्ट
पुरानी बीमारी पैदा कर सकता है। मतलब प्लास्टिक खुद बीमारी पैदा कर रहा है। हाँ, ये इस पूरी समस्या को देखने का नजरिया बदल देता है। ये सिर्फ कचरा प्रबंधन की समस्या नहीं, ये वन्य जीवों में फैल रही एक बीमारी भी है। और यहाँ ये याद रखना जरूरी है कि सारा ध्यान भले ही समुद्रों पर जाता हो, ये संकट जमीन पर शुरू होता है और जमीन पर भी कहर बरपा रहा है। हाँ, ये तो